हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 13। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस हमें जानना है। तो ये इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी लेक्चर है। क्योंकि इसमें आपको एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन से एंजाइम का कहाँ पे काम होता है, क्या काम होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका प्रोसेस हमें जानना है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग आपको पता होगा क्योंकि हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ चुके हैं। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। एंड इसमें जो एक मेन एंजाइम है जिसको आपको याद रखना ही रखना है, वो कौन सा है? इसमें मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, क्या बोल सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड किसका पॉलीमरेज हो रहा है? डीएनए का। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइम मेन एंजाइम है। और भी एंजाइम है जिनको आपको याद करना है एंड आपको याद यहीं पे हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, पहले हमें देखना है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ये सेल होती है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, तो वहां पे इसमें साइटोप्लाज्म में ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन। कहाँ होगा? इन प्रोकैरियोटिक सेल इनमें होगा साइटोप्लाज्म में। आप सभी जानते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है, वहीं पे न्यूक्लियस होता है, सॉरी वहीं पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसका ये जैसे डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? इसी साइटोप्लाज्म में होगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ओके, ये है प्रोकैरियोट्स में। फॉर एग्जाम्पल नाम याद हो जाना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल का, ई कोलाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो आप सबको पता है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से, एंड इसी न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो आपको इतना पता चल गया होगा ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। ओके, तो रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस में। तो हम लिख सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होती है? न्यूक्लियस में। ओके, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही क्या होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखो कौन सी फेज में होती है, जैसे हमने सेल साइकिल पढ़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिलेट करके पढ़ना है।
जो सेल साइकिल होती है उसमें जो सिंथेसिस जो फेज होती है, एस फेज, उसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए से सिंथेसिस का मतलब क्या, आप समझ पा रहे हैं? सिंथेसिस का मतलब है कुछ बनना। तो डीएनए का फॉर्मेशन किस में होता है? एस फेज में। ठीक है, इन एस फेज। ओके, ठीक है, हमें पता चल गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। एंड कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब देखो, ये जो डीएनए है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक सेल में एक ये डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, हम लोग बात करते रहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अब जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो क्या सारे के सारे क्रोमोसोम इसी से बन जाएंगे? एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे क्रोमोसोम इसी डीएनए से बनते हैं? तो यस, सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ इसी डीएनए से बन जाते हैं। जिसमें क्या होता है? 23 पेयर में 23 पेयर्स होते हैं, मींस 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। ओके, तो क्या है? क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि 46 अगर क्रोमोसोम हैं तो इसमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम प्लस XX या फिर प्लस XY क्या होते हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, आप सबको पता है, ये ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे इसी से बनते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डीएनए है, इसी से सारे के सारे बन जाते हैं। कौन से फेज में बनते हैं? आपको पता है, जब मेटाफेज होती है, उस टाइम जब हमने पढ़ा था कि मेटाफेजिक जो डीएनए होता है वो बिल्कुल कंडेंस होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे सेल साइकिल चलता रहता है, एस फेज में क्या हो जाता है? सिंथेसिस होता है। किसका? रेप्लिकेशन होता है। मतलब ये जो एक डीएनए है, इससे 2 डॉटर डीएनए बन जाएंगे। ओके, ऐसे होता है। अब जब सिंथेसिस फेज में ये हो गया, मतलब डीएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तो जो मेटाफेजिक स्टेज आएगी, मेटाफेज का मतलब समझ रहे हैं, जिस टाइम में जो हमारा डीएनए जब हम पैकेजिंग करते हैं तो हमने देखा था ना कि कंडेंस हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है? ये पूरा टुकड़ा 2.2 मीटर का जो डीएनए है हमारा, ये क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स बना लेता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है इतना? ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में, आपकी उसमें बुक में दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें किस तरीके से होता है कि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई में। तो ये क्या करता है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या होता है? इसमें जोड़ देता है। कौन जोड़ता है? इसमें एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? तो एंजाइम का नाम लिख लीजिए। एंजाइम है, एंजाइम जो ये काम कर रहा है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। सेम एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ये काम कर रहा है। एंड इसमें भी क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज ये काम करता है। क्या काम करता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आता है एंड उनको जोड़ता चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाना ही तो डीएनए होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज होनी है क्योंकि डीएनए है, वो अगर होगी तो कौन सा क्या बनेगा? डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अगर राइबोज होती है तो क्या बनता है? आरएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी बार आप लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, तो आप प्लीज लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आई होप ने ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है एक्चुअल में क्या है। प्रोसेस हम देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या आएगा? देखो, आप ना एक रस्सी को इमेज कीजिए। जैसे ये हमारा डीएनए है, ये कोई रस्सी है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें क्या होने वाला है? पहला स्टेप होगा कि इसका ये ओपन होगी। ठीक है, ये क्या होगी? हम अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो क्या होगा? इसको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा।
अब जहां से हम खोलेंगे वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कहां से खोलना है, कौन सा पार्ट। क्या सारा का सारा डीएनए एक ही बार में खुल जाता है? 2.2 मीटर का हमारा डीएनए होता है, क्या सारा डीएनए एक ही बार में खुल जाता है? अगर पूरा डीएनए एक ही बार में खुल जाएगा तो वो उलझ जाएगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है एंड डीएनए बहुत बड़ा है, तो वो बहुत अच्छे से पैक्ड होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे डीएनए पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले स्टार्ट हो जाएगा उस जगह पे डीएनए। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि जहां पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बाद में स्टार्ट होता है। तो अब हमें जानना ये है कि वो कौन से पार्ट है जहां पे डीएनए पहले स्टार्ट होता है, वो पहले खुलता है एंड पहले उसकी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई ऐसी जगह होती है डीएनए में जो कि बहुत ज्यादा कंडेंसली रैप्ड होती है। ठीक है, बहुत ही कंडेंसली पैक्ड जगह है, और कुछ क्या है, थोड़ी सी खुला हुआ सा एरिया है। तो जो खुला हुआ एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। एंड जो बहुत ही कंडेंस होता है, मतलब जो अच्छे से पैक्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। अब सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह से जो कि लूजली पैक्ड है। सिंपल है। ठीक है, यूक्रोमेटिन जहां पे प्रेजेंट होगा तो पहले वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन होना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किन में पहले होता है? जो यूक्रोमेटिन होता है। अब ये कोई अलग से हिस्सा नहीं है, हमारा पूरा डीएनए है। ठीक है, 2.2 मीटर का डीएनए है, कंप्लीट डीएनए है। तो इसमें ही कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे जो कि लूजली अरेंज्ड होंगे, कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे डीएनए के जो कि बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होंगे। तो जो लूजली पैक्ड हैं उनमें मैंने बोला पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये जो जगह है ये भी एक स्पेसिफिक होती है। जैसे कोई डीएनए है, ये डीएनए है, तो इसके ऊपर ये जो जगह है कि इतनी दूरी तक क्या है, क्रोमेटिन है, इसकी पहले मतलब रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद इसकी होगी। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जगह होती है डीएनए के ऊपर, कुछ सेगमेंट्स होते हैं। तो वो जो सेगमेंट्स हैं वो पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। तो उन सेगमेंट्स का नाम क्या है? तो देखिए, जैसे इतनी जगह है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूक्रोमेटिन होता है। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मार्क्ड होते हैं, मतलब फिजिकली मार्क नहीं होते कि डीएनए के ऊपर इस तरीके स्ट्रक्चर में ही मार्क करते कि इतने से इतने डीएनए में पहले रेप्लिकेशन होगा, इतने से इतने डीएनए में पहले रेप्लिकेशन होगा। नहीं, फिजिकली कोई मार्क नहीं होता। अब देखिए, जो डीएनए है इसके ऊपर भी स्पेसिफिक जगह होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जिनमें एक प्रॉपर तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जैसे कंप्लीट हमारा डीएनए है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे डिवाइडेशन होती है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई सेगमेंट है, यहां से यहां तक पहले इसमें पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर कोई सेगमेंट है यहां से यहां तक, ओके, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इस तरीके से ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये कोई इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर में कोई मार्क नहीं है कि इतने से इतने दूर की जो स्ट्रक्चर होगी वो पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, बस उनका फंक्शन होता है कि फंक्शनली वो क्या करती हैं, इतना पार्ट जैसे पहले उसने रेप्लिकेट कर लिया या फिर इस पार्ट ने पहले रेप्लिकेट कर लिया। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम? यूक्रोमेटिन को, वो पार्ट्स तो करेंगे ही सबसे पहले। ठीक है, एंड जो कंप्लीट डीएनए को हम देखते हैं तो उसमें कंप्लीट डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो पूरा डीएनए एक बार में रेप्लिकेशन नहीं होता है उसका, कि ये पूरा डीएनए है एंड हमने इसको पूरी तरीके से खोल दिया एंड अब इसका हम क्या बना ले? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना ले। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया इसका एंड ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा खुलेगा एंड उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो ये जो स्पेसिफिक हम बोल रहे सेगमेंट्स हैं तो इनको हम बोलते हैं रेप्लिकोन, जिसका एक बार में रेप्लिकेशन हो जाता है। जिस पार्ट का, जिस सेगमेंट का रेप्लिकेशन एक बार में हो जाता है, वो पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे?
रेप्लिकोन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकोन। ये क्या करते हैं रेप्लिकोन? ये बहुत सारे रेप्लिकोन हो गए, तो इनमें से कभी तो किसी का रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए में, एंड किसी का कभी किसी टाइम पे रेप्लिकेशन हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इनमें सब में ही साथ हो। ओके, तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो अब हम देखते हैं मेन प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं, ये भी बना लेती हूँ। पहले क्या होगा कि इसमें से मान लीजिए ये डीएनए का कोई पार्ट है, ये एक यूनिट है, ये समझ सकते हैं कि एक पूरी एक यूनिट होती है रेप्लिकोन। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठा लिया, तो हम इसको देखते हैं। किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, या तो इसको किसी में भी पहले रेप्लिकेशन हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 पार्ट से मिलकर रेप्लिकोन बना है, जो कि क्या है, फंक्शनली रेप्लिकोन क्या है, ये एक स्पेसिफिक यूनिट है, हम बोल सकते हैं, या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। तो अब देखो, इसमें 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो पहला पार्ट होगा, ये जो पार्ट है, ओके, ये पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं टर्मिनस। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, इसको भी हम बोल रहे हैं टर्मिनस। जहां से डीएनए ओपन होता है, पहली बार जहां से डीएनए खुलना स्टार्ट करता है, उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन। समझ में आ गया? ओरिजिन किसको बोलते हैं? जहां से डीएनए का ओपनिंग स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। एंड उनके जो एंड हैं, ये जो रेप्लिकोन है, इसका एंड जहां पे होता है दोनों साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनस। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो ये किस तरीके से खुलेगा, ये मैं पहले इसको सीधा कर देती हूं, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे किसी रस्सी को हमने बीच में से पकड़ के खोल दिया हो, इस तरीके से। तो ये इसका हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन, एंड ये क्या हो जाएंगे? टर्मिनस, राइट, टर्मिनस। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, दोनों साइड खुलता हुआ चला जाएगा। ओके, इस साइड में भी खुलेगा एंड इस साइड में भी खुलता हुआ चला जाएगा। तो एक जो डीएनए रेप्लिकोन है, वो 3 से इसके जो पार्ट्स हैं उनसे मिलकर बना है, टर्मिनस एंड ओरिजिन। 2 टर्मिनस होते हैं, एक ओरिजिन होता है, इससे मिलकर ये बनता है। ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, जो कि रेप्लिकेशन करती है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बनाया गया है। तो वो क्या है जिसको हमने बोला है, जब ये यहां से इस तरीके से खुलता है, तो इसको हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये क्या बना दिया, देखिए इस तरीके से हमने खोला, तो ये कैसे क्या बना, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बबल, बबल के जैसा बन गया। ओके, अब हमें जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो ये रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क ये दिया हुआ है। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक हाफ जो है इसका पार्ट, उसी का रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट का नहीं पढ़ते। आपके सिलेबस में भी सिर्फ एक में ही हम पढ़ लेंगे तो दोनों का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में ही रेप्लिकेशन हो रहा है, इस साइड में भी एंड इस साइड में भी। तो एक जो हाफ है वो आपका दिखाया गया है, जिसको हमने क्या बोला है? रेप्लिकेशन फोर्क। और कहां से? ये जो ओरिजिन है, जहां से ओपनिंग स्टार्ट होती है, वहां से जो हाफ हिस्सा है उसको बोला गया है रेप्लिकेशन फोर्क। क्योंकि जब हम इस बबल को जब काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फोर्क बन जाएगा। तो इसी को बोला है रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। अब जहां से हमने इसको काटा, तो यहां पे अगर इसमें 5' है, इसमें 5' है, तो आप समझ सकते हैं ये 5' है, तो इसका एंड 3' होगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 3', तो ये 5' हो जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से हम इधर भी लिख सकते हैं, ये अगर 5' है तो ये क्या होगा? 3' होगा। ओके, ये 5' हो जाएगा। एंड इससे, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ये तो आपको पता ही है। अब ये 5' एंड 3', तो इस तरीके से होता है। हम दोनों में ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको खोला कैसे जाएगा, वो भी समझेंगे।
डीएनए को किस तरीके से ओपन किया जाता है, उसके लिए क्या जरूरी है। पहला जैसे हमने क्या लिया, ये रेप्लिकोन ले लिया है। अच्छे से समझिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने रेप्लिकोन ले लिया, ठीक है। ये इसका टर्मिनस, टी से लिख रही हूं टर्मिनस, एंड बीच में है ओरिजिन, ओ से लिख देती हूं। अब देखिए ओरिजिन क्यों होती है बीच में, इधर उधर भी तो हो सकती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों होती है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डीएनए है जहां पे एटी ये वाले ज्यादा होते हैं, मतलब एडेनिन एंड थायमिन जहां पे ज्यादा होंगे, इनकी बेस पेयरिंग जहां पे ज्यादा होगी, ए टी टी ए, इस तरीके से ये अगर जहां पे ज्यादा होंगे, ये वाली बेस पेयरिंग अगर ये ज्यादा है, आप समझिए, इस तरीके से अगर ज्यादा किसी भी रीजन में प्रेजेंट है तो वहां से खोलना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, मतलब 3H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो किसको तोड़ना आसान है, आप सिंपली समझ सकते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है उनको तोड़ना आसान है, इन कंपैरिजन टू जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये वाली अगर कहीं भी दिखता है एटी रिच जो एरिया हमें दिखाई देगा, मतलब जहां पे एटी टी एटी मतलब इस तरीके की जो होगी जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो उस वाले एरिया के ऊपर ही अटैक करते हैं एंड उसको ही हम खोलना शुरू करते हैं। अब खोलेगा कौन? तो खोलने के लिए एक एंजाइम है, नाम याद रखना है, ओरिजिन से खुलेगा, ठीक है। ओपन कहां से होता है? ओपन at origin because AT base pairing is more, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में जो A एंड T की जो बेस पेयरिंग है वो ज्यादा होती है। सो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एक एटी में, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, सो इजी टू ब्रेक, तो इजीली ये ब्रेक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको खोलना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको खोलना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ये खुल गया है। इसको खोलने के लिए एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा इसके लिए ओपनिंग के लिए हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज का क्या काम होगा? हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जैसे यहां पे ए टी इस तरीके से प्रेजेंट हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होंगे, टी इस तरीके से। ये इन सबके बीच में क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दोनों को मिला देंगे तो बेस पेयर बोलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये तोड़ने का काम करता है हेलिकेज, ठीक है। क्या करता है? ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको खोलता है। तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? ये तोड़ देगा। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। कौन करता है ओपनिंग का काम? हेलिकेज करता है। नाम याद रखिए कि 2 हेलिकल्स हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देगा ये, ठीक है, सेपरेट कर देगा तभी तो ओपनिंग होगी इसकी। तो जब ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के बैठे हैं ए एंड टी, उनको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ओपनिंग हो जाएगी। अब क्या होगा? अब ये ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कहां से? एट ओरिजिन, ओरिजिन से इसको खोल दिया। अब ये क्या करेगा? एंड देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे भी आपको समझना है, आपको आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा का पूरा इसका प्रोसेस अच्छे से नहीं दिया गया है। तो उस चीज को समझने के लिए आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये लेक्चर हो सकता है बहुत लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से देखिए।
अब देखिए हमें क्या देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये हाइड्रोजन को ब्रेक करता है तो उसको भी एनर्जी की जरूरत तो होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी। तो देखिए हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट, एंड इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है एंड इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक हेलिकल होता है। तो इसको एनर्जी कहां से मिलती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ा था कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होता है, शुगर होती है, इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है एंड इस साइड में फोस्फेट लगे होते हैं, ठीक है, फोस्फेट लगे होते हैं। यहां पे मैं H लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि डीऑक्सीराइबो शुगर है, सेकंड कार्बन पे H प्रेजेंट है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड था, कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन से लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक न्यूक्लियोसाइड बन गया एंड ये 3 फॉस्फेट्स हैं। तो ये अगर दोनों को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, मतलब इस यूनिट को एंड इस यूनिट को अगर हम मिला देंगे तो ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस और इस यूनिट को मिलाने के बाद, मतलब शुगर एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको मिलाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, इसको एनर्जी कहां से मिलेगी इनको तोड़ने के लिए, तो एनर्जी मिलती है जब ये दो हाइड्रोजन जो फोस्फेट जो यहाँ पे लगे हैं फॉस्फोरस, इनका जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए, ये दो हाइड्रोजन निकल जाए, तब ये क्या होगी, यहां से एनर्जी रिलीज होगी एंड वो इसके काम आएगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज की जाएगी। कहां से निकलती है, पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड में जो 3 फॉस्फेट हम जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में हमने जोड़ना सीखा था किस तरीके से जोड़ते हैं, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी एंड यहाँ पे ये काम में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मोनोफॉस्फेट की ही एक तरीके से वो चेन होती है, जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड बच गया, इसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा एंड ये चेन बना लेगा, ठीक है, जो भी इसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट मोनोफॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोनो मीन्स एक फॉस्फेट, ओके, दो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल जाते हैं, 2 फॉस्फोरस निकल जाते हैं यहाँ से, क्लियर है। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, पता चल गया, एनर्जी फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ 2 फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड बोल सकते हैं। दो फॉस्फोरस के निकल जाने से इसको एनर्जी मिल जाएगी। हेलिकेज समझ में आ गया, जो कि 2 हेलिकल्स को सेपरेट कर रहा है बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, इसको एनर्जी मिलती है कहां से, जब फॉस्फोरस निकलता है, ठीक है, मोनोफॉस्फेट बचता है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम सिर्फ इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये बन गया, ओके। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क आ गया। और भी अगर सिंपल तरीके से हम देखें, खोल लें इसको भी, थोड़ा सा सीधा कर लें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये एक फोर्क बन गया, ये दोनों सिमिलर ही हैं। इसको हमने थोड़ा और अच्छे से खोल दिया, इसके बीच में बेस पेयरिंग होती है, ओके। इस तरीके से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में पेयर करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखो, जब हमने किसी चीज को खोला है और ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से है 5' to 3' एंड 3' to 5', इस तरीके से प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है 3', ये हो जाएगा 5', इसके बिल्कुल अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा 3' एंड यहाँ से यहाँ तक ये 5'। सेम ये एंटी पैरेलल है, 5', 3' 5' एंड 3', ओके। इस तरीके से तो हमने इसको काट लिया एंड इसको यहाँ पे ले लिया है, इसको सीधा किया, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें बेस पेयरिंग होती है। यहाँ से ये इस तरीके से खुल गया है,
ठीक है, हेलिकेज ने अपना काम किया, बॉन्ड्स को ब्रेक किया एंड ये यहाँ से खुल गया। अब ये खुलने के बाद वापस भी तो जुड़ सकता है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा भी तो हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे अगर ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे टी होगा, इसी तरीके से यहाँ पे टी होगा, ए होगा, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये वापस भी जुड़ ना जाए, इसके लिए एक प्रोटीन हम नाम याद करेंगे। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें आपको आपके बुक में नहीं गिवन है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमने काट दिया, किसकी हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से। अब क्या करेंगे, इनके बीच में दोबारा से पेयरिंग ना हो, मतलब दोबारा से बॉन्ड ना बन जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगा देते हैं। ये प्रोटीन्स लगा देंगे जो इनको पेयर दोबारा नहीं होने देंगे, मतलब इनको अलग रखेंगी। तो इसका नाम मैं बता देती हूं, जैसे ये कैसी प्रोटीन है, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये लगा देंगे SSB जिसको हम बोलते हैं। तो ये लगाने के बाद ये वापस से नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो गए तो सेपरेट ही रहेंगे इनके बीच में। ये अब करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको SSB प्रोटीन समझ में आ गई होगी अब तक क्या काम करती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आप नॉर्मल सोचिए, जब किसी भी रस्सी को हम इस तरीके से बीच में से पकड़ के खोलते हैं और दोनों साइड से वो इस तरीके से उलझी हुई सी है, ठीक है, आपस में क्या है, लिपटी हुई है, ये इस तरीके से। जब हम इसको इस तरीके से पकड़ के खींच रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हम बोलते हैं स्ट्रेन लगता है, स्ट्रेन सा लगता है, बहुत ज्यादा ही कोल हो जाता है। यहाँ से जब खींचेंगे तो यहाँ उलझ सा जाएगा, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जबरदस्त कॉइलिंग हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए कि डीएनए कहीं ज्यादा उलझ के टूट ना जाए, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम डालते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे क्या, जैसे हम यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये डाल देते हैं, आपको याद करने के लिए है। एंजाइम काम करेगा इसकी सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए, उसका नाम लेते हैं हम टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए उलझ के टूट नहीं जाए, उसके लिए उसको रोकता है, थोड़ा सा रिलैक्स करवाता है। ये उसको रोकता है कौन, टोपो आइसोमरेज। हेलिकेज ने खोला, टोपो आइसोमरेज ने उसको उलझने से रोक दिया, जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है टर्मिनस के साइड में, ठीक है, इधर बीच में बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा खुला है, ये बाकी कंप्लीट खुला है। फिर हमने बताया कि इसके बीच में अगर दोबारा से पेयरिंग ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोटीन यूज की जाती है जिसको हम SSB बोल रहे हैं, ये इनको दोबारा से मिलने से रोकती है, ठीक है, क्योंकि हमें खुला ही रखना है, तभी यहां से क्या होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए। देखो बहुत सारे डायग्राम्स मैं बार बार बनाऊंगी एंड आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा आपको ही। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क बना था, ओके, ये रेप्लिकेशन फोर्क बन गया था। तो अब देखो क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है, अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो आएगा और वो ही स्टार्ट करेगा डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। कौन स्टार्ट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसकी भी कंडीशंस होती हैं, ये ऐसे ही काम नहीं करता है, इसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो इसकी है कि ये 5' to 3' क्या करता है, मतलब चेन को आगे बढ़ाता है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाए, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, वही क्या होती है, वही तो डीएनए होता है। तो ये क्या करता है, 5' खुद का पहले बनाएगा, जहां से ये डीएनए बनाना शुरू करेगा, डीएनए बनाता है ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जहां से ये डीएनए बनाना शुरू करेगा, वो पहले बनाएगा अपना हेड, एक तरीके से ऐसे याद रखिए, पहले वो 5' अपना बनाएगा एंड उसके बाद 3' मतलब उसके ऊपर 3' वो जुड़ते चले जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए ऐसे समझिए कि डीएनए का फॉर्मेशन ही करता है 5' to 3',
कि जो अपना स्ट्रैंड बनाने वाला है, मतलब जो न्यू जो डीएनए बनाने वाला है, तो उसका पहले 5' बनाएगा, वहीं से वो शुरू करेगा, जहां से शुरू करेगा वही 5' होगा, एंड उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा, कहां पे, 3' पे। ठीक है, कोई भी डीएनए है, छोटा सा टुकड़ा है, तो उसमें एक 5' होगा तो उसका एक 3' होगा, तो यहाँ पे 3' पे वो ऐड करता हुआ चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स को। ओके, तो इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये उसी एंड से शुरू करेगा जहां से अपना 5' बना सके पहले। तो अगर ये हमारे पास क्या है, 5' है, तो ये 3' हो गया। ओके, एंड ये 3' है तो ये हमारे पास 5' हो गया, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अब ये बनाएगा 5' तो 3'। इस चीज को समझो, डीएनए पॉलीमरेज ये इनको नहीं देखेगा, तो खुले हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी क्या है, टेम्पलेट है, दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गए। अब दोनों स्ट्रैंड पे ही डीएनए बनेगा, तो इस पे ये क्या, कहां से काम शुरू करेगा, जहां से 3' होगा, क्योंकि अपना क्या बनाएगा, 5' बनाएगा। पहले 5' ये कौन बनाएगा, जो नया डीएनए बनने वाला है, इसकी हेल्प से वो उसका 5' बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी तो होनी चाहिए ना, तो यहां पर जाएगा एंड यहां से शुरू करेगा। दूसरी इसकी कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इसको ये डायरेक्टली जाके नहीं बना सकता डीएनए, कि शुरुआत से डीएनए मतलब 0 न्यूक्लियोटाइड से शुरू कर ही नहीं सकता। इसको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स, क्या चाहिए इसको, स्मॉल पीस ऑफ, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए चाहिए। अब आप सोचेंगे डीएनए में आरएनए चाहिए, तो एक छोटा सा टुकड़ा पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए का बनाना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही ये डीएनए बना सकता है। ठीक है, उसके बाद ही ये डीएनए बना सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब आरएनए कहां से बनाया जाए, तो पहले इसको आरएनए चाहिए, तभी ये काम करने वाला है डीएनए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्या बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। तो इसका काम कराने के लिए क्या करेंगे, पहले आरएनए का छोटा सा टुकड़ा लेके आना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाए, तो वो बनता है, एक एंजाइम है, या फिर हम बोल सकते हैं स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, या फिर प्राइमर हम इसको बोल सकते हैं। इट नीड प्राइमर। ठीक है, प्राइमर किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है, मतलब आरएनए का एक टुकड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इट रिक्वायर्स प्राइमर। यहां पे लिख लेती हूं, प्राइमर, जो कि क्या है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है। अब आरएनए कैसे बनाया जाए, आरएनए का जो ये प्राइमर है वो मतलब कैसे बनाया जाए, तो प्राइमर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और एंजाइम चाहिए, जो कि हम नाम लिखते हैं क्या, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा। समझ गए, प्राइमेज समझ पा रहे हैं, प्राइमेज मतलब प्राइमर ये बनाएगा। तो अब यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा किसका बना दिया, प्राइमर का। ठीक है, यहां पे छोटा सा टुकड़ा प्राइमर का बनाया, किसने, प्राइमेज ने। ये क्या है, प्राइमर, किसने बनाया, प्राइमेज ने। ठीक है, प्राइमर क्या है, एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है। तो यहां पे बना दिया, जैसे इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, यहां पे अगर ये ए है, ठीक है, ये जैसे सी है, यू एंड ए, यू इस तरीके से प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है कि आरएनए जब होता है तो उसमें क्या होते हैं, आरएनए में होते हैं यूरेसिल, किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे। क्योंकि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में यूरेसिल होता है। तो आपको ये याद रखना है, अगर यूरेसिल आता है तो इसका मतलब ये आरएनए है। तो ये छोटा सा टुकड़ा बना दिया किसने, प्राइमेज ने अपना काम कर दिया। ठीक है, किसकी हेल्प करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प करने के लिए। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा एंड यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से, एक ही कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ए प्रेजेंट होगा, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यू प्रेजेंट होगा, टी प्रेजेंट होगा। ओके, इसमें क्योंकि तो डीएनए का स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी ए प्रेजेंट होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें
इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस तरीके से प्रेजेंट होगा और ये प्राइमर एक बना दिया। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज अब ये खुश होके अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, अपना काम ये शुरू करेगा। कैसे? यहाँ पे ये अपना बनाएगा 5 डैश बनाएगा यहाँ। जब एक बार आरएनए बन गया है तो ये अपना 5 डैश यहाँ पे स्टार्ट करेगा। 5 डैश बन गया, यहीं से हम लिख लेते हैं 5 डैश, क्योंकि यहीं से इसको शुरू करना है। तो ये 5 डैश बना दिया इसने। अब ये 5 डैश से 3 डैश पे और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरीके से ये जोड़ता हुआ चला जाएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है तो इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूसली अपना रेप्लिकेशन करता हुआ चला जाएगा। जैसे यहाँ पे C, G, A, T, C, ठीक है, G, A, कॉम्प्लीमेंट्री तो आप लिख सकते हैं। अब डीएनए में देखो मैं T लिख रही हूँ, U नहीं लिख रही, यहाँ पे C आएगा एंड यहाँ पे G, इस तरीके से इनके बीच बॉन्डिंग होती है। तो ये बॉन्डिंग जगह कम है, दिखाई नहीं जा रही, आप देख लेना। ओके, इस तरीके से ये अपना स्ट्रैंड बनाता हुआ चला जाएगा। किस डायरेक्शन में? 5 डैश टू 3 डैश, जहां तक बनाया इसने वो उसका 3 डैश हो जाएगा। मतलब ये अपनी 3 डैश एंड के ऊपर ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये वाले स्ट्रैंड पे कहाँ पे 5 डैश होगा वो बताइए, मतलब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 5 डैश है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा जिसका हमें डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तो वो होगा यहां से शुरू करें, क्योंकि देखो ये 3 डैश है, ठीक है, तो ये एंड इसका 5 डैश है, तो हमें देखना है इसके यहां से शुरू करेंगे, 3 डैश वाले इस साइड से, मतलब जहां तक ये खुला हुआ है वहीं से हम शुरू करेंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे भी प्राइमर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमर, क्योंकि ये तभी काम करेगा। ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? इसकी हो गई ये वाली 5 डैश टू 3 डैश, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्राइमर बनाना पड़ेगा। इसका अगर हमें बनाए, यहाँ से हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें क्या बनाना है? 5 डैश बनाना है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5 डैश, क्योंकि 5 डैश के बाद 3 डैश के बाद 5 डैश लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डैश एंड यहाँ से हमने एक प्राइमर यहाँ पे लगा दिया, ये है प्राइमर। अभी यहीं से शुरुआत कर लेगा किसकी? ये 5 डैश टू 3 डैश छोटा सा टुकड़ा, ओके, इसी तरीके से ये यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। प्राइमर बनाने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स बनने शुरू हो गए एंड ये डीएनए बन रहा है इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से ये डीएनए बन गया, ये पेयरिंग हो गई। तो ये कहाँ तक बना? ये इसका 3 डैश एंड आ गया, 5 डैश से 3 डैश, ठीक है, ये 5 डैश से 3 डैश। क्लियर है? इतना बना दिया। अब देखो हमने बोला है जब भी हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो कहाँ पे होगा? वो होगा 3 डैश एंड के ऊपर, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सर बनाया एंड जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ये इसके पैर हैं दोनों, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। तो इसकी जो कॉन्टिन्यूस हम बना सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मेनली तो हमें 5 डैश टू 3 डैश ही जोड़ना है, हमेशा 3 डैश ही जोड़ना है, 3 डैश पे जुड़ेगा। अब अगर यहाँ तक रेप्लिकेशन हो गया इसमें, ठीक है, 3 डैश पे हम ऐड करते चले जाएंगे, कर दिया, जहां तक खुला था वहां तक किया। अब यहाँ पे इतना खुला था तो हमने यहीं से शुरू किया एंड इस तरफ हमने बना दिया, तो ये पहुंच गया बिल्कुल एंड में। अब 3 डैश इसका मतलब और आगे कहाँ बनाए, क्योंकि ये 5 डैश खत्म हो गया है, तो ये अब और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे नहीं जोड़ सकता, एंड हो गया है। अब क्या होगा? जो डीएनए है वो फर्दर खुलेगा, ठीक है, दोबारा से उसको खोलना पड़ेगा और उसको खोलना पड़ेगा। तो जब ये डीएनए धीरे धीरे खुलता है, पहले थोड़ा सा खुलता है, फिर उसके बाद और खुलता है एंड देन और खुलता है, इस तरीके से खुलता है। तो इसको और खोल लेते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी अभी। जैसे ये डीएनए है, ओके, अभी तक तो यहां तक खुला था, अब हमने क्या किया, इसको यहां तक खोल लिया, ये समझिए इस तरीके से, ठीक है, हमने इसको यहां तक खोल लिया। तो यहां तक तो हो गई थी हमारी, मतलब ये बन गई थी, डीएनए बन गया था, ठीक है। ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है?
यहाँ पे भी यहाँ तक तो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया था। ये 5' था, ये ये 5' पहले बनाता है, 3' बाद में, एंड यहाँ पे प्राइमर लगा था। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्राइमर लगा है एंड ये डीएनए का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे है, इसकी इक्वल ही बना लेते हैं। ये है जैसे प्राइमर एंड यहाँ से शुरुआत की, ये इसका 5' यहाँ से शुरुआत की एंड यहाँ तक इन्होंने 3' तक बना दिया है डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये यहाँ तक बन गया। इस तरीके से ये इस साइड में जा रहा है। इतना क्लियर है? ये क्या था, 5' 3' एंड ये 5'। ओके, अब ये और खुल गया है। तो देखो, इसके लिए तो सिंपल है कि इसके हमेशा, मैंने क्या बताया, हमेशा पैरों में ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, मतलब 3' एंड पे ही हमें न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। तो ये तो आराम से जोड़ सकता है। इसके लिए और भी, जैसे खुल गया है ये, तो ये आगे और जोड़ सकता है। जैसे ये खुला, यहाँ से हेलिकेज ने काम किया, इसको और काटा एंड ये और खुल गया। ठीक है, यहाँ से और कट किया और ये खुल गया यहाँ तक। तो यहाँ से तो ये कंटिन्यू, मतलब अपना स्ट्रैंड बना सकता है, कंटिन्यूअस अपना स्ट्रैंड बना सकता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को इसने ऐड कर दिए। तो जहां पे भी ये शुरुआत होगी, जैसे यहां से शुरू की तो 5' to 3', मतलब क्या हुआ, इसको बीच में कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3' पे ही इसको जोड़ते चले जाना है। तो ये 3' यहां तक पहुंच गया है। ठीक है, 5' से 3' के ऊपर ही हमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। अब इसमें देखिए, इसका 3' ये है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों आपको बता रही हूँ। इसका 3' ये है, ये यहाँ पे और न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ सकता क्योंकि डीएनए खत्म हो गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको बनाना पड़ेगा दोबारा से। जितना खुलेगा उसको पीछे जाना पड़ेगा और फिर उसको बनाना पड़ेगा। कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। बट इसको फिर से क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए। ऐसे काम कर ही नहीं सकता, तो इसके लिए पहले प्राइमर बनाया गया एंड देन क्या किया, इसने डीएनए का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। इस तरीके से डीएनए बना लिया। ठीक है, ये डीएनए बन गया है। ये क्या बना, 5' to 3'। ठीक है, यहां तक डीएनए बन गया। अब इसी तरीके से हम इसको और भी खोलेंगे। ठीक है, और भी खोल लें तो ये कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इतना बचा है एंड इसको कंप्लीट को हमने खोल दिया। ये आप इसे आगे ये वाला इमेजिन कर लेना, जैसे यहां तक खुला था, पहले यहां तक था, अब हमने इसको यहां तक खोल दिया। इतना बचा है, इसको कंप्लीट को खोल दिया। ठीक है, तो मैं इसको यहां दिखा रही हूं। तो पहले ये तो बन चुका था, इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं या तो। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है इतना। ये इस तरीके से यहां तक खुल गया है, पूरा खुल गया, मतलब लगभग खुल गया है जितना इसको खुलना चाहिए था। बाद में क्या आ जाएगा, टर्मिनस आ जाएगा, तो वहां पे टर्मिनस पे वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहां तक इसने, इस वाले पे तो कंटिन्यू बनता आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते आ रहे हैं इसमें तो। ओके, इस वाले में यहां तक तो हमने प्राइमर लगाया था, ये प्राइमर था, आगे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं एंड देन प्राइमर है, देन न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। इस तरीके से बना है। अब यहाँ पे भी हमें एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा, तभी हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब जितना खुला है उसके पीछे पहले जाएंगे एंड उसके बाद प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, कौन बनाता है प्राइमर, प्राइमेज बनाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देगा। ठीक है, तो ये हो गए 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3'। अब आप देख सकते हैं ये तो एक कॉन्टिन्यूअस चैनल है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस चेन है, हम बोल सकते हैं 5' to 3'। यहाँ पे भी प्राइमर है। ये तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली बनाता हुआ चला जा रहा है, इसके 3' एंड पे जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन बेचारे इसकी किस्मत खराब है, क्योंकि इसके 3' एंड पे बना ही नहीं सकते, आगे हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि डीएनए खत्म हो गया। किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, तो फिर से हमें एक प्राइमर लगाना पड़ेगा। जितना पीछे से खुला है वहां पे जाना पड़ेगा एंड देन प्राइमर लगा के हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर और खुल जाता है तो हमें और पीछे खिसकना पड़ेगा। ये तो अपना काम करता रहेगा और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, बट ये कैसे करेगा, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका 3' एंड खत्म हो गया है यहाँ पे, तो ये इससे आगे कर नहीं सकता। तो क्या करेगा, इसको पीछे भी प्राइमर लगाना पड़ेगा यहाँ पे एंड देन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है। कैसा बना ये, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको एक और नाम दिया जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। नाम याद रखिए,
लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, एंड लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है, जो कि आगे आगे चल रहा है, ठीक है, इसको कहीं रुकना नहीं पड़ रहा, कॉन्टिन्यूस मतलब वो तो पता ही है, बीच में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, इसको टूटना नहीं पड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे और लैगिंग स्ट्रैंड। ये बेचारा पीछे रह जाता है, ये तो सीधा अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा, जितना भी खुले, जितनी मर्जी हो जितना खुले, वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको 3 डेज एंड पे ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, और इसके पास सफिशिएंट जगह भी आती जा रही है जैसे जैसे खुल रहा है। लेकिन इसके पास तो इसका एंड उधर चला जाता है बिल्कुल, तो ये कैसे इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, तो इसको बार बार प्राइमर लगाना पड़ रहा है, जितना खुलता है वो जहां तक खुलता है वहां पे प्राइमर लगाएगा, उसके बाद वो बनाना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो इसको हम बोले लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ठीक है, ये आगे आगे चल रहा है, ये बेचारा पीछे रह रहा है, तो इसको हम बोल देंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये दोनों आपको पता ही है टेम्पलेट्स हैं। ओके, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, अब देखो इतना समझ में आ गया, पहले तो हमने ये बना लिया, अब क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक जो पूरा है उसको यहां तक बना लिया है, इसमें देखेंगे इसमें जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया। अब क्या करेंगे, इनके प्राइमर्स जो बनाए थे उनको रिमूव भी तो करना पड़ेगा। प्राइमर का क्या काम है, मतलब आरएनए के टुकड़े का क्या काम है, डीएनए में कोई काम नहीं है, तो प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। यहां पे लिख देती हूं 4th रिमूवल ऑफ प्राइमर। जब रिमूवल ऑफ प्राइमर हो जाएगा, यहां पे जैसे ये कौन रिमूव करता है, वो भी यही करता है, डीएनए पॉलीमरेज इनको रिमूव कर देगा। एंड जैसे ये रिमूव कर दिया, ओके, यहां से ये भी रिमूव कर दिया, एक एक करके इसके जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हटा देगा, इस तरीके से हटा देगा। एंड ये आरएनए का टुकड़ा ही तो था जिसमें से एक एक न्यूक्लियोटाइड को इसने निकाल दिया, एंड क्या कर दिया, अपने न्यूक्लियोटाइड्स को इसने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड्स को इसने बना लिया, मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया, यहाँ पे भी ये एक एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा, मतलब इसने न्यूक्लियोटाइड जो भी गैप थे उनको भर दिया। बट देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको भरने से पहले, मतलब जस्ट प्राइमर हटाए हैं, प्राइमर हटाने के बाद ये तो एक लीडिंग स्ट्रैंड है, इसकी कोई बात नहीं है, बट ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है आप देख रहे हैं, जैसे एक तो ये इसने बनाया था, ठीक है, इस तरीके से मैं इसे दिखा रही हूं, एक तो ये बनाया था, एक ये, अब ये फ्रेगमेंट्स बन गए, ये तो एक कॉन्टिन्यूस बन गया, कॉन्टिन्यूस जो चेन है वो बन गई, बट इसमें ये क्या टुकड़ों में बन गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, टुकड़े बन गए इसके। तो ये जो टुकड़े हैं इनको हम स्पेशल नाम देते हैं, अब हम इनको बोलेंगे ओका जाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओका जाकी फ्रेगमेंट्स हम इनको नाम देंगे, ये क्या है, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स। कब बोलते हैं इनको ओका जाकी फ्रेगमेंट्स, जब ये प्राइमर को हम रिमूव कर देते हैं। कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज, जब आरएनए जो ये प्राइमर है उसको रिमूव कर देता है, तो उसके बाद ये जो टुकड़े बचते हैं लैगिंग स्ट्रैंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन आफ्टर, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम बोल सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ प्राइमर, इनको क्या बोलेंगे, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। समझ में आया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओका जाकी फ्रेगमेंट्स समझ में आ गए। अब क्या करते हैं, ओका जाकी फ्रेगमेंट्स बनने के बाद, मतलब ये प्राइमर हटाने के बाद, फिर ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज अगेन, एंड क्या करेगा, इनका जो गैप है वो फिल करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, गैप भी फिल कर देता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा, ओके। तो यहां पे भी ये क्या करेगा, 5' to 3' एंड यहां पे क्या करेगा, ये 5'
जहां से भी बनाना शुरू करेगा वहीं से 3' आ जाएगा, ठीक है। तो 3' पे एंड इस तरीके से करता चला जाएगा। एंड ये यहाँ पे भी क्या करेगा 5' to 3' इस तरीके से 5' इस तरफ जाना 3', ठीक है। फिर ये 5' इनको जोड़ देगा। अब ये 5' यहाँ से शुरू होगा 5' एंड 3' इस तरीके से ये जो गैप हैं उनको भर देगा, ठीक है। समझ में आया? 5' to 3', फिर आगे 5' से 3', 5' से 3', 5' to 3'। ओके, इसने गैप को भर दिया। ओके, किसके हेल्प से? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके उसने गैप को भर दिया। अब देखो ये गैप तो भर गया, लेकिन इनके बीच सीलिंग भी तो होनी चाहिए, एक अच्छी सी बॉन्डिंग भी तो हो जानी चाहिए कि ये पता नहीं चले ये यहाँ पे जोड़ लगा है। समझ रहे हैं? सिंपल तरीके से अगर आपको समझ में आए तो ये जो सीलिंग है, मतलब दो जो फ्रेगमेंट्स हैं, एक फ्रेगमेंट एंड ये जो इन्होंने गैप भरा है, इनके बीच अच्छे से हम बोलते हैं इनको सील कर देता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे जोड़ भी है। तो इनका सीलिंग का काम कौन करता है? इनको सील करने का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। सीलिंग का काम, सीलिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाय लाइगेज, LYGASE, लाइगेज एंजाइम। ये क्या करता है? इनको बिल्कुल सील कर देता है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे कि ये कंटिन्यूअस ही स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है। अब हम चलते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी के फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, ये सब तो समझ में आ गया। एक क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एक और काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? एक तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है, किस डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में। समझ में आया? उसके बाद ये क्या करता है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको भी ये भर देता है। ओके, उनके बीच के गैप को भी भर देता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके। अब एक तो काम ये कर रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ जा रहा है। दूसरा काम क्या करता है कि अगर गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे G लगना चाहिए था और उन्होंने जोड़ दिया A, इस तरीके कोई मिस्टेक हो गई, मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या करता है? प्रूफ रीडिंग भी देखता है, आगे काम करता हुआ चलता है, ठीक है। 5 to 3' एंड ये पीछे की तरफ क्या करता है? पीछे देखता हुआ चलता है, क्या 3' to 5' किसने कोई गलती तो नहीं की है। प्रूफ रीडिंग इसको हम बोलते हैं। इस तरीके से अपना काम करेगा। आगे तो ये जोड़ता हुआ जाएगा, ठीक है, एंड पीछे की तरफ ये क्या करेगा? इसको रीड करता हुआ भी जाएगा कि मैंने सही किया है या फिर गलत किया है, मैंने सही न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं या फिर गलत जोड़े हैं। तो ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, और इसका काम क्या है? प्रूफ रीडिंग। किस डायरेक्शन में होती है वो? प्रूफ रीडिंग होती है किस डायरेक्शन में? 3' to 5'। आगे ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ जा रहा है एंड पीछे प्रूफ रीडिंग देख रहा है कि मैंने सही काम भी किया या फिर गलत किया है। अगर गलत कर देता है तो ये क्या करता है? उसको काट देगा एंड दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो सही है वो वहां पे लगा देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्सोन्यूक्लियेज इसकी एक्टिविटी भी होती है। किसकी? डीएनए पॉलीमरेज की। तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है? एक्सोन्यूक्लियेज मीन्स जो गलत किया उसको हटाया, उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड को लगा देना। तो वो भी होती है क्या? 3' to 5' इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके क्या क्या वर्क हैं, एक बार वो हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हूँ। तो एक बार मैं उसको लिख लेती हूँ एंड देन आपको समझाती हूँ, ठीक है, एक एक करके। देखिए, पहला अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये क्या काम करता है? डीएनए पॉलीमरेज देखिए, डीएनए पॉलीमरेज या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आप याद रखिए, इसका पहला काम क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, मतलब रेप्लिकेशन का मेन काम कौन करता है? ठीक है, ये
एड न्यूक्लियोटाइड्स, और क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेट DNA from 5' to 3' डायरेक्शन। ओके, ये अपना स्ट्रैंड बनाता है, जैसे ये खुला हुआ है तो ये 3' 5' है, तो ये क्या करेगा, 5' अपना बनाएगा, खुद का 5' बनाएगा एंड 3' डायरेक्शन में और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ ये चला जाएगा। ओके, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है, 5' to 3' बनाता है, 5' to 3', 5' to 3', इस तरीके से ये बनाता चला जाता है। तो ये मेन काम हो गया इसका। लेकिन इसको हेल्प करने के लिए कौन सा एंजाइम है आपको याद रखना है उसको भी, ठीक है। किसकी हेल्प से बनाता है, ये प्राइमर पहले होना चाहिए, प्राइमेज की हेल्प से बनाता है। दूसरा, चलो हम इसी की बात करें, पॉलीमरेज, तो इसी की बातें करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, बट ये प्रूफ रीडिंग भी करता है। प्रूफ रीडिंग कि मैंने जो काम किया वो सही है या फिर गलत। न्यूक्लियोटाइड्स को जो यहाँ पे ऐड करता हुआ चला जाएगा इस डायरेक्शन में, बट क्या करेगा, पीछे भी ये देखता रहेगा कि मैंने इस तरीके से पढ़ता जाएगा कि मैंने सही काम किया या गलत किया, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग इन 3' to 5', इस तरफ ये जोड़ता जा रहा है एंड इस तरफ प्रूफ रीडिंग भी करता जा रहा है कि मैंने जो काम किया वो गलत तो नहीं है। फिर क्या है, थर्ड क्या है, एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसने गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया है तो उसको कट करेगा एंड क्या करेगा, उसको सही न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड कर देगा। तो ये काम क्या कहलाता है इसका, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ओके, उसको कट करना एंड उसको वापस से जोड़ देना, तो डैमेज एंड रिपेयर की काम भी ये करता है, ठीक है। डैमेज, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर भी करता है, ठीक है। ओके, अब क्या काम है, इतना इसने कर लिया। फिर ये हम बोल सकते हैं कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनके बीच में गैप फिलिंग का काम करता है, बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट से पहले भी इसने एक काम किया था, क्या काम किया था, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ प्राइमर। जो प्राइमर यहां पे लगे थे उसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैप बने उसको भी भर दिया। सीलिंग का काम किसने किया, लाइगेज ने, ठीक है। तो इतना आपको याद कर लेना है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पता होना ही चाहिए। समझ में आ गया। अब मैं क्या करती हूं, एक बार आपको समराइज कर देती हूं कि कौन कौन से एंजाइम्स हमने पढ़े हैं। ओके, तो पहले बहुत रफली हम चलेंगे। अभी पहले क्या था, इस तरीके से ओपनिंग हुई, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद, ओपन करने के लिए कौन सा था एंजाइम यहां पे जो काम कर रहा था, हेलिकेज। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसको एनर्जी कहां से मिली, जो कि फॉस्फेट जो बॉन्ड जो वहां से टूटते हैं उसके बाद इसको एनर्जी मिली। ओके, अब क्या था, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अपना काम शुरू करेगा। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगा। तो हम इस हाफ में पढ़ रहे हैं, तो इस हाफ में ये हमारा 3' था, ये 5', ये 5', ये 3', तो इसका ऑपोजिट इधर हो जाएगा, 5', 3' एंड ये 3', 5'। इस तरीके से हो गया। देखिए, आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो हमने कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनाया था, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। आरएनए डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, बट उसकी एक कंडीशन है, दो कंडीशन है कि मैं 5' अपना पहले बनाऊंगा, उसके बाद 3' बनाऊंगा। तो ये यहाँ से शुरू करेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से शुरू कर देगा। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं ना, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से शुरू करेगा। बट इसके लिए भी इसको एक और कंडीशन इसने दिखाई थी कि मुझे प्राइमर बना के दो, एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए आरएनए पीस होता है, स्मॉल
आरएनए बोल सकते हैं हम, छोटा सा टुकड़ा, पीस ऑफ आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो किसकी हेल्प से बनता है, कौन बनाता है, प्राइमेज। तो प्राइमेज ने यहाँ पे बना दिया, उसके बाद ये काम करना शुरू करेगा, अपना 5' बनाएगा पहले, ठीक है, ये प्राइमर बना दिया। अब इसे अपना ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ चला जाएगा, 3' राइट। फिर क्या होगा, ये भी इसी तरीके से काम करेगा। इसने यहाँ पे प्राइमर रखा क्योंकि ये इसका 5' है, तो यहाँ पे 5' नहीं बना सकता अपना, तो ये क्या करेगा, पहले प्राइमेज को बोलेगा कि प्राइमर यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद ये अपना डीएनए बनाना शुरू कर देगा। ओके, इस तरीके से अपना डीएनए इसने बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे खत्म हो गया, एक बार में कंप्लीट डीएनए नहीं खुलता है, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। इस साइड में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है, ये लीडिंग स्ट्रैंड था हमारा क्योंकि कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा। और ये 5' to 3' ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा था क्योंकि फिर से अगर ये आगे खुलेगा तो इसको यहाँ पे प्राइमर लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से खुल जाता है तो यहाँ पे प्राइमर लगाना पड़ेगा कि ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं, ये तो अपना काम करता रहेगा इस तरीके से 5' to 3'। लेकिन एक बार तो इसने यहाँ पे प्राइमर लगाया, फिर उसको यहाँ पे जहां तक खुला है वहां पे प्राइमर लगाना पड़ेगा एंड इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के डीएनए स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5' to 3', 5' to 3'। समझ में आया। अब क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये खुलता हुआ तो चला जाएगा। अब सुपर कॉइलिंग जो होती है, मतलब उसको भी हमने देखा था, जैसे ही डीएनए थोड़ा सा खुला तो उसके बाद क्या होती है, जब बीच में से इसको पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा कोइल हो जाता है, उलझ सा जाता है हमारा डीएनए। तो उसको बचाने के लिए क्या यूज किया था, यहाँ पे क्या डाले थे हमने, टोपो आइसोमरेज, जो कि इसकी जो सुपर कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो इसको बचाएगा, दोबारा से खुलेगा, किसकी हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से, हेलिकेज खोलता हुआ जाएगा, ये काम कर रहा है, ठीक है। खोलेगा, फिर वापस से इसको प्राइमेज लगाना पड़ेगा। तो इसको हमने बोला लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ये लीडिंग स्ट्रैंड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें बतानी थी, जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये वाला, ये कहां से कहां रेप्लिकेट कर रहा है, ओरिजिन से, ये इसकी ओरिजिन थी, ये ओरिजिन है, ओ यहां से तो हमने काटा है इसको, एंड दोनों साइड में क्या है, टर्मिनस है, ये टर्मिनस है। तो ये वाला देख रहे हैं, तो ये किस से किस साइड बनाएगा, फ्रॉम ओरिजिन टू टर्मिनस। कंफ्यूजन नहीं होगा अब कि हम ये 4 क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके किधर जा रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है टुवर्ड्स टर्मिनस, राइट। इसमें क्या है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है बट ये स्टार्ट कहां से कर रहा है, टर्मिनस के साइड से, ठीक है। टर्मिनस के साइड से इस साइड में, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड फ्रॉम, कहां से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फ्रॉम टर्मिनस टू ओरिजिन, ठीक है। इन दोनों की ही डायरेक्शन उल्टी है, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 3' है तो यहां से 5' शुरू होगा, ठीक है। 5' इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ चला जाएगा, 5' to 3', ये कॉन्टिन्यूस चैनल बन जाएगा, हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3' है तो यहाँ कहीं हमें 5' बनाना पड़ेगा, जितना खुला है वहीं पे हम 5' एंड इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या होगी, एंड देन उसको खोलना पड़ेगा, तो ये एक लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा हमारा, क्योंकि खुलेगा तो फिर यहाँ पे प्राइमर बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ बनाया फिर वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू काम कर सकता है, तो ये लैगिंग है एंड ये क्या है, लीडिंग है। समझ में आया। हम दूसरी साइड में देख रहे हैं तो ये लैगिंग हो जाएगा क्योंकि ये इसका 5' है तो यहाँ से 3' होगा, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाएंगे तो यहाँ पे जहां खुला हुआ है, जहां तक खुला हुआ है वहीं पे प्राइमर लगाएंगे एंड इस साइड में हम बना देंगे, क्योंकि हमें तो 5' बनाना है अपना खुद का, जो नया बनेगा उसका। इस तरीके से बना देगा एंड ये कॉन्टिन्यूस। तो समझ पा रहे हैं, दोनों साइड में ही ये चलता हुआ चला जा रहा है। अगर हम धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट को खोल दे तो
ये तो समझ में आ गया। उसके बाद चलो पहले यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया था। उसके बाद क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा। जो ये है प्राइमर है, इनको हम हटाएंगे किसकी हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से इनको हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज ही करता है, फिलिंग का काम कर देगा। फिर क्या करेगा कि जो छोटे छोटे पीस बच गए और जाके फ्रेगमेंट्स के बीच में थोड़ी बहुत पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो जोड़, उनको अच्छे से सील करने के लिए, सीलिंग में कौन हेल्प करता है, सील करने के लिए हेल्प करता है हमारा लाइगेज। ये हमारा काम करेगा सीलिंग का, ठीक है, ये सील कर देगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया डीएनए का रेप्लिकेशन, पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। अगर मैं आपको ये कंप्लीट दिखाऊं कि किस तरीके से हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसी को अगर हम खोलें, ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा खोल दें, इसको अगर हम कंप्लीटली खोल दें, धीरे धीरे इतना खोला, फिर उसके बाद और खोला, फिर और खोला, तो इस तरीके से हम देख पाएंगे कि ये इस तरीके से टर्मिनस था एंड ये ओरिजिन एंड ये फिर टर्मिनस। ये हमने कंप्लीट इसको धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके हमने इसको खोल दिया है डीएनए को। ओके, तो ये इसका ओरिजिन था। तो यहां से तो बना 5 days to 3 days लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहां से यहां तक हमने देखा था, मतलब बीच बीच में पीसेस में जो बना था उसको बोलते हैं लैगिंग, ठीक है। एंड यहां ये 3 days, ये 5 days, तो यहां पे क्या आएगा 5 days, ये 3 days, ये पे 3 days, ये 5 days। ओके, यहां पे क्या होगा, यहां पे बनेगा कंटिन्यूस जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो, क्योंकि पहले हमें 5 days बनाना है, देन इसके ऊपर जोड़ते चले जाना है, 3 days पे पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या था, हमें यहाँ प्राइमर लगाना पड़ रहा था एंड यहाँ से यहाँ ये बन रहा था, तो ये बीच बीच में कटा हुआ स्ट्रैंड बना था जो कि कैसा है, लैगिंग। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से होता है। एक अगर रेप्लिकोन है तो उसमें एक 2 स्ट्रैंड तो हमें कैसे मिल गए, लीडिंग स्ट्रैंड, एंड 2 ही क्या मिल गए, लैगिंग। मतलब 2 इस तरीके से पूरे इसमें रेप्लिकेशन हो जाती है। ये टर्मिनस है, ये भी टर्मिनस है, एंड बिल्कुल, एंड ये यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। समझ गए? तो हम इतने का पढ़ते हैं, कंप्लीट इस तरीके से होता है। समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं, अच्छे से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बात करनी है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन देख लिया, अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, मतलब आरएनए कैसे बनता है। आरएनए भी बहुत टाइप के हैं, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।